हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के लिए मैं एमआरएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जो 2023 में आपका पेपर हुआ था उससे रिलेटेड। इसमें मैंने आप लोग को पीजीटी में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व करवाए थे, टीजीटी में जो आए थे वो सॉल्व करवाए थे, जो टीजीटी लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो भी सॉल्व करवाए थे। ये जो पेपर आप देख रहे हैं तो टीजीटी लाइब्रेरियन में ही जो दोबारा री एग्जाम आपका हुआ था 31 दिसंबर को, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज की वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे कि किस तरह का पेपर आपका आया था। तो ये सारे ही क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, सारे ही आपके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ। सबकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, आईसीटी के भी प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं, तो जरूर से वो क्वेश्चंस भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज की वीडियो में हम फिर देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे जो री एग्जाम हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करिए। टीयर वन से ही रिलेटेड ये आपकी वीडियोस सारी आ रही हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विषय केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोचेस। विद्यार्थियों की अधिगम जरूरतों को पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पूरा किया जाता है। शिक्षक के लिए पाठ्यपुस्तक एकमात्र और मुख्य साधन नहीं है, वास्तविक जीवन अनुभव पर जोर दिया जाता है। इसमें गुणात्मक परिणाम की बजाय संख्यात्मक परिणाम पर जोर दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विषय केंद्रित उपागम यानी कि जब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होती है तो वहां पर किस तरह की विशेषताएं होती हैं। द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट आर सपोज टू बी फुलफिल्ड थ्रू द टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट दे रखा है वही सही दे रखा है कि जब विषय केंद्रित होती है यानी कि हम लोग का मेन फोकस ये रहता है कि सब्जेक्ट को हम किस तरह से कंप्लीट कराएं, सब्जेक्ट क्या है। अदर कोई भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, मेन हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड अपनी जो भी हमारी पाठशाला है उसको तैयार करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को करवाते हैं। कि क्या हो जाता है, विद्यार्थियों की अधिगम जरूरतों को पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही सिर्फ पूरा किया जाता है, बाकी किसी भी चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते। वही हो जाती है आपकी विषय केंद्रित उपागम। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला दे रखा है तो अपोजिट ही हो जाएगा कि टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली एंड द मेन सोर्स फॉर टीचर। तो वहाँ पर ये वाली विशेषता एक्चुअल में होती है कि मेन सोर्स जो होती है टेक्स्ट बुक को ही माना जाता है जब विषय केंद्रित उपागम होता है। थर्ड में है कि एम्फेसिस इज गिवन ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है वो आपका विषय केंद्रित में नहीं होता, सब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं होता है। और साथ में देयर इज स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी ओरिएंटेड आउट रेदर देन क्वालिटी। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें गुणात्मक परिणाम की बजाय संख्यात्मक परिणाम पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो पहला वाला पॉइंट होगा कि इसमें हम मेनली पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही शिक्षण की चीजों को पूरा करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का अनुशासन निर्भर करता है। यहाँ पर कह रहा है आपको 4 पॉइंट बता दी हैं, उसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विकल्प चुनना है। क्लासरूम डिसिप्लिन डिपेंड्स अपॉन मेंटेन स्टूडेंट टीचर रेशियो, कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर, स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ द टीचर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लासरूम। यानी कहने का मतलब है कि कक्षा में जो अनुशासन जो होगा यानी कि एक डिसिप्लिन होता है क्लासरूम में, वो किस पर डिपेंड करता है कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को बनाए रखने पर, शिक्षक के विषयगत ज्ञान पर, शिक्षक के कठोर व्यवहार पर, कक्षा में अच्छी आधारभूत सुविधाएं होने पर। तो यहाँ पर किस पर ये डिपेंड करता है, तो ये मिल आपका कि अगर टीचिंग का एक रेशियो बनाया गया है कि 30 बच्चों पर जो होता है वो एक शिक्षक हो, तो 30 बच्चों पर प्राइमरी की अगर बात करें, जो प्राइमरी में होता है वो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना कंपलसरी होता है। उससे क्या रहता है कि एक टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन रहता है, तो इजी हो जाता है टीचर के लिए पढ़ाना और अनुशासन को बनाए रखना, क्योंकि एक टीचर ये माना जाता है कि 30 बच्चों को इजिली कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल मीन्स से रहता है कि उन्हें डिसिप्लिन में रख सकता है। तो ये वाला पॉइंट तो सही हो जाएगा। शिक्षक के विषयगत ज्ञान पर, अगर टीचर को अच्छे से ज्ञान है तो वहाँ पर इंटरेस्ट बनाए रखेगा वो क्लास में बच्चों को, तो बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका मन लगा रहेगा क्लासरूम में। ये वाला भी सही है।
शिक्षक की कठोरता की बात कभी नहीं की जाती है कि शिक्षक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करे जिससे बच्चे उससे डरें और उससे अपनी बात ना कह पाएँ और सीख ना पाएँ। तो ये वाला पॉइंट गलत है। कक्षा में अच्छी आधारभूत सुविधा, अगर उसका अच्छी सीट्स होंगी, अच्छा आस-पास का एनवायरनमेंट होगा, लाइट की फैन की सही व्यवस्था होगी, सही क्लासरूम होगा बच्चों के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा उनका मन लगेगा और वो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना चाहेंगे। तो ए, बी और डी वाला पॉइंट सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, उसी को ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक श्रेष्ठ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचर? जो हर रोज कक्षा में आता है, जो समस्या के समाधान में विद्यार्थियों की सहायता करता है, जो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए तैयार करता है, जो विद्यार्थियों के साथ मीठा बोलता है। द वन हु टेक्स क्लासेस डेली, यानी कि टीचर डेली आ रहा है, डेली क्लास उसकी चल रही है, जैसे कि आपके इस चैनल पर डेली पीवाईक्यूज मैं लेकर के आ रही हूँ अलग-अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो एक इंटरेस्ट आपका बना रहेगा कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, और हर टॉपिक को अलग-अलग नोट करते जाइए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस से पूछा गया था, तो इस पैटर्न को हमको ज़रूर से तैयार कर लेना है। और रीज़निंग की एक ही वीडियो मैंने अपलोड करी है पीजीटी की, टीजीटी की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, तो उसको देखना ना भूलिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि शिक्षक श्रेष्ठ कैसे है? जो समस्या के समाधान में विद्यार्थियों की सहायता करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा टीचर जो बच्चों को हेल्प करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो समस्या समाधान के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि जो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए तैयार करता है। यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि सहायता कर रहा है, और तीसरा कह रहा है कि क्या करता है, तैयार करता है। अगर आप प्रिपेयर कर दें स्टूडेंट्स को, द वन हू प्रिपेयर्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि मेन वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, तो मेन एम ही यही होता है कि आप बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो सोसाइटी में, जीवन में अपनी जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, रहना सोसाइटी में किस तरह से, उसको ईज़िली समझ पाएँ और उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। तो यही मेन होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड वाला ही होगा कि वही टीचर जो होता है वो बेस्ट टीचर माना जाता है, जो बच्चों को तैयार करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने के लिए। पढ़ रहे हैं वो, उससे रिलेटेड हो, एकेडमिक हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ या फिर सोसाइटी से रिलेटेड हो, उसके लिए तैयार करना। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चिंतन स्तर के शिक्षक की विशेषताएं हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? This is very thoughtful teaching. In this, the subject matter is unstructured and free. Here, students play a passive role. Here, the source of motivation is external. यहाँ पे क्या कह रहा है, चिंतन स्तर की, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है टीचिंग का, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, मेमोरी लेवल होता है, ये आपके लेवल रहते हैं टीचिंग के। इसमें क्या कह रहा है कि क्या विशेषता रहेगी? ये अत्यंत विचारपूर्ण शिक्षण होता है। इसमें विषय वस्तु असंरचनात्मक एवं मुक्त होती है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, इसमें प्रेरणा का स्रोत बाह्य होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट है कि ये विचारपूर्ण शिक्षण होता है, क्योंकि थॉटफुल थिंकिंग होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, इसमें बच्चा विचार करता है, सोचता है, चिंतन स्तर है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बच्चा सोच रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग रख पाता है। और दूसरा कौन-सा करेक्ट हो जाएगा इसमें कि इसमें असंरचनात्मक एवं मुक्त होती है, यानी कि हम उसे अनस्ट्रक्चर्ड और फ्री छोड़ देते हैं सोचने के लिए। अगर आप लिमिटेड एरिया रख देंगे बच्चे के लिए, तो वहाँ पर वो सोच नहीं पाएगा खुलकर। एक आप एक ओपन उसको कहते हैं ना, ओपन स्काई देना, खुला हुआ वातावरण देना, पूरा सोचने के लिए उसके पास अनलिमिटेड तरह को सोच सकता है, अनलिमिटेड ऑप्शंस को ढूँढ सकता है, उसमें से बेस्ट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें, ए और बी वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला होगा। निष्क्रिय भूमिका तो बिल्कुल नहीं निभाते, इसमें बिल्कुल जो स्टूडेंट होता है पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, और इसमें बाह्य नहीं होता, इसमें इंट्रिंसिक आंतरिक स्रोत होता है, बाह्य स्रोत नहीं होता अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का इसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सिर्फ हमारा ए और बी वाला पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको किसी दृष्टिबाधित छात्र को सामान्य छात्र के साथ पढ़ाने का अवसर मिले, तो आप कक्षा में उसके साथ किस प्रकार के व्यवहार करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास? यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको इस तरह की क्लासरूम मिल रही है कि वहाँ पर जो एक बच्चा है वो कम देख पाता है, विजुअली क्या है, चैलेंज्ड है, और तो वहाँ पर आप किस तरह का व्यवहार करना चाहेंगे क्लासरूम में? आगे की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधानुसार पढ़ाने का प्रयास करेंगे।
उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बाकी विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। कक्षा में उसका सहानुभूतिपूर्वक ख्याल रखेंगे, सोचेंगे कि दृष्टिबाधिता ही उसकी नियति है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंपल सी एक बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। आपको सभी बच्चों को एक समान देखना है। वहाँ पर अगर कोई बच्चे विशेष योग्यता वाले हैं, यानी कि विशेष इस तरह के बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको उन पर स्पेशली ध्यान देना और उनको उनको इस तरह से, इस टेक्निक से पढ़ाना है कि सभी बच्चों के साथ वो भी इक्वली सीख पाएँ। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें कि कौन-सा आपका करेक्ट होगा, तो अरेंज अ सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनिएंट टू हिज, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि उसको सही से दिख नहीं पाएगा, तो वहाँ पर हम सबसे पहले आगे की रो में उसकी पहली सीट जो होगी वो अरेंज करेंगे, जिससे कि वो ईज़िली बोर्ड की तरफ देख पाए। और दूसरा फिर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वो किस तरह से ईज़िली पढ़ सकता है, वो सारे संभव प्रयास करने हैं, जिससे कि हम उसे इक्वली ट्रीट कर सकें बाकी टीचर्स, बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ही। तो पहला पॉइंट ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और ये दूसरा जो कह रहा है कि नॉट गिव हिम एक्स्ट्रा अटेंशन, ये तो गलत है, आपको उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन देनी ही है। टेक केयर ऑफ हिम सिम्पैथिक, यहाँ पर आपको सहानुभूति नहीं देनी, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को कम नहीं मान रहे। जो भी इसके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसे किसी बात दूसरे बच्चे से कम नहीं मानते, तो हमें किसी भी तरह का दयापूर्ण या फिर कोई सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार उसके साथ नहीं करना है कि वो अपने आप को अलग समझे बाकी बच्चों से। और थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज, ये तो बिल्कुल ही वाला गलत हो जाएगा पॉइंट। तो आपको ये साफ नहीं सोचना है कि उसकी नियति थी, ये सब बेकार की बात है। पहला वाला पॉइंट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मापन की विशेषताएं नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो जो भी प्रैक्टिस सेट में लेकर के आप लोग के लिए आ रही हूँ, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, उन्हें ज़रूर से देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके केवीएस में, एनवीएस में, इस तरह के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आप उसी तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करें जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी पीवाईक्यूज तो आप यहाँ से तैयार कर ही लेंगे, तो उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूँगी, तो आपको ईज़िली मिल जाएँगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन-सी मापन की विशेषताएँ नहीं हैं? या प्रकृति में सार्वभौमिक होता है, प्रकृति में गैर तुलनात्मक है, गैर आयामी है या फिर या चरम है। तो यहाँ पर इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर है, इट इज़ नॉन कंपैरेटिव इन नेचर है, इट इज़ नॉन डायमेंशनल इन नेचर है, इट इज़ एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन-सा करेक्ट हो जाएगा या कौन-सी विशेषता नहीं होगी मेज़रमेंट की, तो कौन-सी होती है? जो या प्रकृति में गैर आयामी है, इट इज़ नॉन डायमेंशनल इन नेचर, ये गलत हो जाएगी, ये बहुआयामी होता है ना कि गैर आयामी, नॉन डायमेंशनल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ का प्रकार नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ग्राफ? फ्लो, लाइन, पिक्टोरियल या फिर प्लैनर। तो यहाँ पर क्या ग्राफ का एक प्रकार नहीं होगा, तो वो हो जाता है फ्लो। फ्लो चार्ट बनते हैं, वो ग्राफ की तरह नहीं होते, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी लाइन है या फिर पिक्टोरियल है, प्लैनर, ये सभी क्या है, ग्राफ के एक प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आगमनात्मक विधि के बारे में सत्य है? यानी कि जो इंडक्टिव मेथड होता है, उसके बारे में किसमें से कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? कोई 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपको देख के उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। यह सूत्रों, नियमों, अवधारणाओं से शुरू होता है, समस्या समाधान पर समाप्त होता है। यह उदाहरणों से शुरू होता है और सूत्रों, नियमों, अवधारणा पर समाप्त होता है। पुनः प्रेरण का प्रयोग करके सही और वैध को सत्यापित नहीं किया जा सकता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव मेथड होता है, तो 2 मेथड होते हैं आपके, एक आगमनात्मक होता है, एक निगमनात्मक होता है। आगमनात्मक में क्या होता है कि पहले हम एग्ज़ाम्पल बच्चे को देते हैं, उस एग्ज़ाम्पल से हम वो उसको समझाते हैं, उसके बाद हम नियम की तरफ, जो रूल्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो इसको आप सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होंगी तो वहाँ भी मैंने बताया था। आ से आगमनात्मक होता है और उदाहरण होता है। तो इस तरह से मेरी याद रखने की जो ट्रिक है, तो पहले उदाहरण आएगा, उसके बाद हम नियम की तरफ चलेंगे। तो इसमें अगर हम देखें, जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इट स्टार्ट्स विद फॉर्मूलेट रूल्स कॉन्सेप्ट एंड एंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि पहले नियम बता देंगे, अवधारणाएं बता देंगे, सूत्र बता देंगे, उसके बाद हम समस्या समाधान तक पहुंचेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, पहले हम छोटी छोटी उसके आसपास की चीजों को लेकर के उसको उदाहरण के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद हम लेकर के चलते हैं कि किस तरह से नियम हमारा ये बना है, या ये उदाहरण किस नियम से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, गलत होगा। तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकंड जो कह रहा है, इट स्टार्ट्स विद एग्जांपल एंड एंड्स विद फॉर्मूलेट
रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। ये वाला सही है कि उदाहरण से शुरू होगा और सोचने व धारणा पर समाप्त हो जाएगा। सेकंड वाला करेक्ट है। पुनः प्रेरण का प्रयोग करके सही और वैध को सत्यापित नहीं किया जा सकता। करेक्ट एंड वैलिड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एम्प्लॉइंग इंडक्शन अगेन। तो ये वाला पॉइंट जो कह रहा है पुनः प्रेरण का प्रयोग करके हम सही और वैध को सत्यापित नहीं किया जा सकता, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट गलत है, तो बी और सी जो होंगे वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। तो इस तरह के मेथड में आपको ऐसे ही समझना होगा। अगर निम्नात्मक होता तो पहले नियम से शुरू होगा, अगलात्मक होगा तो पहले हम उदाहरण से शुरू करते हैं, उसके बाद हम बाद में प्रमाणित करते हैं कि जो ये किस उस पर आधारित है। जैसे न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, तो आप अगर उनको समझाना चाह रहे हैं तो पहले आपने एग्जाम्पल दिया कि क्या होता है पहला नियम, दूसरा नियम। उसके बाद उससे आप बताएँगे बच्चों को कि न्यूटन का पहला नियम था या दूसरा नियम था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिप्टिव होगा, कंट्राइव्ड होगा या फिर एम्पैथेटिक होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में यानी कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन, बात करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हम अपनी बात को दूसरे तक नहीं रख पाएंगे, या टीचर जो है फीडबैक नहीं ले पाएगा और जान नहीं पाएगा, या बच्चे बता नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ उनको समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो किस रूप में होगा ये पूछ रहा है, अमूर्त होगा, गैर विवरणात्मक होगा, काल्पनिक होगा, पर अनुभूतिक होगा। तो किस तरह का होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा एम्पैथेटिक होगा, परानुभूतिक होगा। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में विशेष श्रव्यों की पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है, यानी कि द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट मोटिवेशन फॉर एक्सलेंस या फिर इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग या फिर रिस्पेक्ट फॉर द टीचर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम जो स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन करेंगे यानी कि बार-बार उसकी पुनः प्रस्तुति करेंगे, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी क्या चीज़ घटेगी या घट सकती है? उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि, बोध में संज्ञानात्मक भार या फिर शिक्षकों के प्रति आदर। तो क्या होगा इसमें बोध में संज्ञानात्मक भार, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा लोड फ़ील करेंगे चीज़ों को समझने में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड वाला होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे जो री एग्ज़ाम हुआ था लाइब्रेरियन का, जो री एग्ज़ाम आपका हुआ था लाइब्रेरियन का दिसंबर में, ये उसका पेपर था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। और बाकी इसमें आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे रेगुलर, इसका प्रैक्टिस सेट और साथ में ही आपका जो आईसीटी के दोनों के चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत जल्द मैं रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए शुरू करने वाली हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज़ आएँगी वो आपको मिल जाएँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है टियर 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, फ्री है, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है आपको उसके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।